नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम एवं हॉस्टल वार्डन जो उसमें सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है उसके संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को ज्ञात होगा जो छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम जो होने वाला है उसके अंदर कुछ सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है, सामाजिक अध्ययन जो वर्ग 2 के लिए है, पेपर 2 में सामाजिक अध्ययन का जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है कुल 60 अंक आएगा। और जो आपका हॉस्टल वार्डन जो सामाजिक अध्ययन पार्ट है उसमें से कुल 15 अंक के प्रश्न आने को है, जिसके संबंध में आज आपके समक्ष हम एमसीक्यू को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये जो सामाजिक अध्ययन 60 अंक है, इसमें से जो 20 अंक का होगा वो भारतीय इतिहास को लेकर होगा, भारतीय इतिहास। तो आज हम जिस प्रश्नों का अध्ययन करेंगे वो भारतीय इतिहास के संबंध में होगा। और हॉस्टल वार्डन का जो प्रश्न आएगा 15 में से, उसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ के आने को है और ये फिक्स है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। साथ साथ जो सीजी टेट का है, टेट एग्जाम में, साथ साथ सी टेट एग्जाम में कंपलसरी है 20 अंक का आना भारतीय इतिहास से। तो आज हम जो प्रमुख रूप से जो प्रश्न आए हुए हैं, इंपॉर्टेंस उसका अध्ययन कर लेते हैं। साथ साथ ये श्रृंखला निरंतर चलते रहेगी, आपको पूरा कवर कराया जाएगा सामाजिक अध्ययन का, मुख्य रूप से भारतीय इतिहास, क्योंकि मेजर जो टॉपिक है इतिहास से लगभग 20 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं कहीं ना कहीं वहां पे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे व्यापम का हो, हॉस्टल वार्डन वाला एग्जाम हो, चाहे आरआई पटवारी, चाहे टेट एग्जाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती का जो पेपर होगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती का जो पेपर होगा इसमें भी आपका सामाजिक अध्ययन है। और ये सामाजिक अध्ययन है कुल 20 अंक का, ओवरऑल 20 अंक है। और इस 20 अंक में पिछले बार जो क्वेश्चन आए थे 12 अंक के आया था किससे, भारतीय इतिहास से। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके शिक्षक भर्ती के लिए भी कहीं ना कहीं, टेट एग्जाम के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा मुख्य रूप से छात्रावास अधीक्षक हेतु एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसको आप ज्वाइन जल्द से जल्द कर सकते हैं। मुख्य रूप से यह जो टेस्ट सीरीज हुआ था, अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं। 14 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था और 21 अप्रैल का जो सेकंड पेपर हो चुका है। आप ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि ये साप्ताहिक होगा। 28 अप्रैल को अगला जो टेस्ट होगा आपका, ठीक है। न्यूनतम फीस है और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह टेस्ट की खासियत ये भी है कि ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन मोड पे भी इसको आप दिला सकते हैं, कहीं से भी वहां पे, ठीक है ना। चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न है, मुख्य रूप से अगर आप थोड़ा सा सिलेबस अध्ययन किए होंगे तो टेट एग्जाम में बात करें तो टेट एग्जाम में खास तौर पे एक शब्द लिखा है प्राचीन सभ्यता वर्ड लिखा गया है। बीच में लिखा गया आपका कौन सा, मुगल और राजपूत संबंध, मुगल और राजपूत। और तीसरा लिखा है 1857 की क्रांति से आगे। और ये प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या है, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल और एक है आपका गुप्त काल। तो यही 4 जो मेजर टॉपिक है, यहीं से प्रश्न उठने वाले हैं कहीं ना कहीं वहां पे। तो इसके अंतर्गत हम जो प्राचीन वाले जो पार्ट है, आज हम जो मुख्य से करते हैं वो प्राचीन वाले पार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को धीरे धीरे आपके लिए पूरा यहाँ पे एमसीक्यू श्रृंखला लाई जाएगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है। वेद की बात करें तो हम प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो वेद होते हैं वो 4 प्रकार के वेद होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक होता है ऋग्वेद, एक होता है यजुर्वेद, सामवेद और एक है आपका अथर्ववेद। ये चारों वेद किसी न किसी टॉपिक पे क्या है, लिखी गई है। तो पहला जो वेद है आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम मानी जाती है और सबसे नवीनतम मानी जाती है अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ये ऋग्वेद मुख्य रूप से मंत्र और सूक्तियों से संबंधित है, श्लोक वगैरह से। यजुर्वेद जो है यज्ञ एवं कर्म कांड से संबंधित है। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जो है पवित्र जादू से संबंधित है। इसी ऋग्वेद में कुल बात करें मंडलों की संख्या तो 10 मंडल है, कुल 10 मंडल है, जिसमें से जो तीसरा मंडल है, इस तीसरा मंडल पे गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसको समर्पित है, तो ये सूर्य देव को समर्पित है, ये ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरा मंडल। किस वेद में है, तो ये ऋग्वेद में।
तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ये क्या है यहाँ पे, ये सही होता है वहां पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक साहित्य के अनुसार मानव के जीवन में कितने प्रकार के ऋण होते हैं? तो हम वैदिक ग्रंथों के अनुसार अगर बोले तो हम वैदिक काल को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल पे ही हमको जानकारी मिलती है 3 प्रकार की ऋण व्यवस्था का, 3 प्रकार की ऋण व्यवस्था है। जैसे कि एक आप पढ़ते हैं देव ऋण, एक होता है देव ऋण, दूसरा होता है आपका ऋषि ऋण, और तीसरा होता है आपका पितृ ऋण। ये 3 प्रकार की ऋण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्यों के अनुसार पे, देव ऋण, ऋषि ऋण और एक आपका पितृ ऋण। तो यहाँ पे अगर प्रश्न देख रहे हैं तो 3 क्या है आपका आंसर सही है। ये 16 संस्कार है, ध्यान रखेंगे। संस्कार बोलेंगे तो 16, ऋण बोलेंगे तो 3 यहाँ पे। जैसे कि आप आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं तो आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था जैसे कि आप पहला जो पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला जो पढ़ते हैं ब्रह्मचर्य, दूसरा जो पढ़ते हैं गृहस्थ आश्रम, तीसरा जो पढ़ते हैं वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा जो पढ़ते हैं आप सन्यासी आश्रम। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कितने प्रकार के होते हैं आश्रम व्यवस्था पे। अभी पूछा गई क्या? ऋण व्यवस्था। तो इसके अनुसार आंसर क्या होंगे? 3 होंगे वहां पे, ध्यान रखेंगे चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भ धारण करने से लेकर सौदहन तक का संस्कार निहित मानी जाती है? तो हम पढ़ते हैं सूत्र साहित्य वगैरह, तो 5 प्रकार के सूत्र साहित्य उसमें कहीं ना कहीं, जिसमें से जो आपका गृह सूत्र है, ये गृह सूत्र में क्या दिया गया है? गर्भ धारण से लेकर सौदहन। अभी मैंने बताया संस्कार के बारे में, उसका वर्णन मिलता है ये गृह सूत्र में, जानकारी मिलता है वहां पे। ध्यान रखेंगे जितना प्रश्न बता रहा हूँ प्राचीन इतिहास से होगा, और ये तीनों के तीनों वैदिक साहित्य से एक क्वेश्चन आए हुए हैं और टेट एग्जाम का, ध्यान रखेंगे चीजें, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक साहित्य के अनुसार जनता द्वारा राजा को दिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? जब जनता के द्वारा राजा को कर दिया जाता था तो उसको बोला जाता था बलि। तो ये जो बलि नामक कर होती थी वो याद रखेंगे आप, और राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था, स्वेच्छा से। किंतु अभी मैंने बताया पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, इसी स्वेच्छा जो प्रजा जो है स्वेच्छा से जो देता था उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया? नियमित कर दिया गया। तो सिंपल सी बात है, वैदिक काल में कौन से दिन था? तो ये बलि नामक क्या था वहां पे दिन माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुओं में सजातीय वर्ग के साथ धार्मिक विधि से पिता के द्वारा पुत्री का विवाह करने का किस प्रकार का हिंदू विवाह कहते हैं? यहाँ पे हिंदू विवाह कहने का अर्थ है वैदिक की बात करें वहां पे, ठीक है ना। जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक काल, तो वैदिक काल पे मुख्य रूप से 8 प्रकार के विवाह होता है। 4 ऐसे विवाह जो समाज में स्वीकृत हो, और 4 ऐसे विवाह जो समाज में क्या हो? प्रतिषेध हो, प्रतिषेध हो। जैसे कि स्वीकृत विवाह के अंतर्गत एक आप पढ़ते हैं ब्रह्म विवाह, दूसरा आप पढ़ते हैं मुख्य रूप से देव विवाह, तीसरा आप पढ़ते हैं आर्ष विवाह, और चौथा आप पढ़ते हैं प्रजापत्य विवाह। ये स्वीकृत विवाह थे, ध्यान रखेंगे। ये जो ब्रह्म विवाह है यही जो है समान वर्ण में माना जाता था, समान वर्ण या समान जाति में विवाह होता था वो ब्रह्म विवाह। देव विवाह क्या होता था? कन्यादान किया जाता था। आर्ष विवाह क्या होता था? मुख्य रूप से एक जोड़ी बैल दिया जाता था, किसको? वधू को, वर देता था वधू को। प्रजापत्य क्या होता था? बिना लेन देन का विवाह, बिना लेन देन का विवाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रह्म विवाह है समान वर्ण या समान जाति में जो विवाह होता है उसकी बात करें कहीं ना कहीं। तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हो, प्रजापत्य मैंने बता दिया बिना लेन देन का विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह में माना जाता है समान वर्ण में क्या होती है जो विवाह होता है। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे? ये सही होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ एक बंदरगाह खोजा गया है? तो हम पहुंच गए हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो हिस्सा है आपका खंभात की खाड़ी गुजरात वाला, इसको बोली जाती है खंभात की खाड़ी, और इसी खंभात की खाड़ी पे एक बंदरगाह मिला है
जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है यहाँ पे, जिसका नाम है लोथल। लोथल जिसका व्यापार कहाँ से होता था? फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से होता था, ध्यान रखेंगे। तो लोथल क्या है? एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन ये क्या है आपका? ये सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में से निम्न में से कौन से स्थापित बंदरगाह पाए गए? तो अब भी मैंने बताया लोथल वहां पे, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकंड प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत के व्यापारी निम्नलिखित में से किस देश के व्यापार करने के लिए जाते थे? मुख्य से समझेंगे ध्यान से इसको। अभी जैसे कि हमने देखा कि ये जो लोथल था वहां से एक बंदरगाह मिला है, मतलब लोथल से क्या मिले हैं? बंदरगाह। और इसी बंदरगाह से व्यापार कहाँ पे होता था? फारस। और इसी फारस की जगह कहाँ जाते थे? मिस्र जाते थे, मेसोपोटामिया जाते थे, मेसोपोटामिया। तो ये जो हिस्सा है मिस्र, मेसोपोटामिया, वर्तमान का रोम, ईरान, इराक, ये जो क्षेत्र जो पढ़ते हो, सिकंदरा, बैक्टीरिया, सब उसी एरिया पे आता है। तो इस क्षेत्र का व्यापार कहाँ पे होता था? इस क्षेत्र पे होता था। तो अगर देखा जाए ऑप्शन के अनुसार आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा मिस्र, लेकिन यहाँ पे रोम भी है, सिकंदरा भी है। तो इन क्षेत्रों के ही जो अभी वर्तमान के नाम है, जैसे कि रोम सुनते होंगे आप लोग, तो ये हिस्सा ही है कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन के अनुसार लेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? डी आंसर इसका ये सही होगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे चीजें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के अभियानों का वर्णन किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन की रचना मानी जाती है, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति। आप ध्यान रखेंगे हरिसेन को भी पूछा गया है किनके दरबार में थे? तो ये किनके दरबार में थे? समुद्रगुप्त। कौन से वंश के हैं? तो ये गुप्त वंश के हैं। इनके सारे विजयी अभियान का वर्णन हरिसेन ने किसमें किया है? प्रयाग प्रशस्ति पे किया है। तो राजा कौन हुआ? समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? बी, ए सही आंसर हो जाता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दिया गया है, मैं और डील करूंगा बाद में उसको। खैर ये प्रश्न आज देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य, ये ध्यान रखेंगे। पुष्टि मार्ग के प्रणेता स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासन की स्थापना किसने किया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही, आप कई लोग बोलते हैं कि चंद्रगुप्त ने किया है, लेकिन इसका जो मेन जो आंसर है वो श्रीगुप्त है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, जब उत्तर भारत में इन क्षेत्र में कुषाणों का शासन जब चल रहा था तो सामंती प्रथा थी। तो इस क्षेत्र का जो सामंत था उसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन आते हैं? घटोत्कच। घटोत्कच। और इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। तब इस वंश के जो मेन संस्थापक माने जाते हैं वो श्रीगुप्त हैं, याद रखेंगे। हालांकि ये सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके वंशावली में संस्थापक माने जाते हैं। स्वतंत्र कौन हुए? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जो महाराजाधिराज की उपाधि लेंगे अपनी स्वतंत्रता को दिखाने के लिए, महाराजाधिराज। तब इस चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, ये ध्यान रखेंगे, दोनों में डिफरेंट है। एक संस्थापक को पूछा गया है और एक वास्तविक संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जब भी बोलेगा तो श्रीगुप्त। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? श्रीगुप्त सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण माना जाता है? गुप्त साम्राज्य की बात करें तो मेन, जैसे कि हमने बताया, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ऐसे काफी आते रहते हैं। तो मेन जो एक राजा आप पढ़ते हैं भानुगुप्त, इससे आप पढ़ते हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। फिर इन दोनों के बीच में काफी राजा हुए हैं। और जो इनके बाद जो आते हैं, अंतिम जो शासक होता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त माना जाता है अंतिम शासक। तो स्कंदगुप्त के समय क्या हुआ था? मुख्यतः हुनों का आक्रमण। हुनों का आक्रमण, जिससे ये पता चलता है कि भारत ने बाह्य आक्रमणों क्या है भारी पड़ रहे थे। इसके बाद से जो राजवंश आए थे वो क्या हो गए? अयोग्य हो गए। मतलब बोल सकते हैं कि बाह्य आक्रमण की वजह से वो कमजोर हुए कहीं ना कहीं। तो पतन का शुरुआत वहीं से हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो
हुनों का आक्रमण होगा, ये ध्यान रखेंगे। हुन कहाँ के थे? तो ये सब चीन से आए थे। जैसे आप तोरमान का नाम सुने होंगे, तोरमान, मिहिरकुल, इन लोग हुन थे, याद रखेंगे, है ना। तो एक कारण वही है वहां पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्यकालीन इतिहास जानने के लिए श्रीलंका के साहित्यिक सोर्स के नाम क्या क्या है? आप जब मौर्यकाल पढ़ते हैं, सम्राट अशोक, तो उन्होंने क्या किया था, अपने शासनकाल में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जिसकी जानकारी हमको मिलती है, एक ग्रंथ है दीपवंश और एक आपका महावंश। ये कहाँ से मिला है? तो श्रीलंका की है, ध्यान रखेंगे चीजें, ठीक है। यह बौद्ध धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दीपवंश और एक महावंश, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित है? अर्थात जो सम्राट अशोक थे उनके काफी सारे नाम मिलते हैं, जैसे कि अशोक का सबसे प्रसिद्ध नाम है देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय। एक नाम मिलता है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। व्यक्तिगत नाम मिलता है अशोक, और पुराणों पे मिलता है अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। और पांचवा जो नाम मिलता है उज्जैन करमौली, उज्जैन करमौली, क्योंकि ये उज्जैन के प्रांतपाल रहते हैं मुख्य रूप से। तो ये 5 नाम आपको अशोक के अन्य नाम के रूप में मिल जाता है। तो सामान्यतः सभी अभिलेखों में जो मिलता है वो देवनाम प्रिय है, और प्रियदर्शी मुख्य रूप से मास्की। साथ साथ आप पढ़ते हैं भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, मास्की पे भी इसका नाम उल्लेखित है, मास्की। और व्यक्तिगत जो नाम है अशोक जो व्यक्तिगत नाम है वो मुख्य रूप से गुर्जर, उदगेलन, नेट्टूर, ये जो शिलालेख है इसमें इनका उल्लेख मिलता है। तो अशोक के बहुत सारे नाम है, और अशोक वर्धन जो मिलता है कहाँ से मिलता है? वो पुराणों पे मिलता है। और उज्जैन करमौली मुख्य रूप से उज्जैन के प्रांतपाल थे। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ये जो मास्की है, जो व्यापम के अनुसार जो आंसर लिया गया है मास्की शिलालेख, के ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन बी यहां से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम का पृष्ठभूमि है? सम्राट अशोक आप पढ़ते होंगे, उनके वंशज में आते हैं मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके बाद आते हैं बिंदुसार, और मेन आप पढ़ते हो मुख्य रूप से मौर्य वंश में अशोक को। तो इसी वंश के जो पृष्ठभूमि है उनकी बात कर रहे हैं। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन बनते हैं, इनसे पहले 326 ईसा पूर्व में जब घनानंद का शासनकाल चल रहा था, तो आक्रमण हुआ था किसका? सिकंदर का, सिकंदर का आक्रमण। तो यही जो आक्रमण है, इसके बाद से ही मगध का जो शासक होता है घनानंद, यहाँ पे मगध पे राजा कौन रहता है? घनानंद। ध्यान रखेंगे, ये घनानंद के साथ सिकंदर का आक्रमण नहीं हुआ है, यहाँ पे एक शासक था पोरस, इनके साथ हुआ है। सिकंदर जब आया था तो व्यास नदी से क्या हो जाता, वापस लौट गया था। तो इनके बाद से ही इस घनानंद को पराजित किया गया, किनके द्वारा? मौर्य राजा के द्वारा। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो एलेक्जेंडर का जो आक्रमण हुआ था अर्थात सिकंदर का, वही क्या था? उनकी पृष्ठभूमि थे कहीं ना कहीं, क्योंकि चाणक्य की आप उसमें वाद विवाद पढ़ते होंगे वहां पे, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर क्या है आपका? ये सी है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं पे निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है? तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य रूप से जो मुद्राएं होती थी, जिसमें आपको एक सिंग वाला या एक श्रृंग, आप ऐसा पढ़ते हैं उसको हिंदी में, एक श्रृंग वाला पशु, तो उसी को यहाँ पे देवनागरी लिपि में लिखा है, इंग्लिश को यूनिकॉर्न। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन में? ये सी आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ रचना कबीर द्वारा निर्मित है? मैंने आपको बताया भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन शामिल है उसमें, आपके टेट और शिक्षक भर्ती में। तो इनकी जो संकलन है वो मुख्य रूप से किसमें है? बीजक। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक लास्ट बचे और देख लेते हैं इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया अभी कि
सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उनके बाद अपने सेनापति को यहाँ पे छोड़ के गया था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। और यहाँ पे कौन हो गया राजा? चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ था 305 ईसा पूर्व की बात। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और मौर्य के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें विजेता कौन हो जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। तब इनकी पुत्री का नाम होता है हेलेना। हेलेना से क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य विवाह करता है, अर्थात वैवाहिक संबंध बना कि नहीं बना वहां पे? आप बोल सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह किया। भारत का पहला इंटरनेशनल मैरिज यही था, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैवाहिक संबंध जो बने हैं, इसके बाद से क्या हुआ? मुख्य रूप से दोनों में संबंध हुए यूनान में। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ आप क्या ले सकते हो? आंसर ले सकते हो। जितने प्रश्न मैंने बताए अभी आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं, खासतौर पर टेट वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, और शिक्षक भर्ती के लिए, वो पूरे के पूरे क्या है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ निरंतर ये वीडियो श्रृंखला चलते रहे, और आपका टेट एग्जाम के लिए सामाजिक अध्ययन जो 60 अंक का प्रश्न है, उसमें से लगभग 20 अंक का एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करवा दें। इसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी वीडियो बनेगा, आप निश्चिंत रहिए। उसके लिए कोशिश करेंगे कि 2 दिन में 3 दिन में आपके लिए वीडियो उपलब्ध होते जाएंगे वहां पे, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।